अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और वही हम सबका नटखट अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, इलेक्शन का दौरा शुरू हो गया है और सारे भी जो लीडरान हैं और उनके साथ जो नटखट हैं वो सारे ही अब एक्टिव हो गए हैं। भाजना शुरू हो गई है। सारे लीडरान जो हैं वो मोहल्ले में फिरना टुरना शुरू हो गई है, सलामे दुआएं शुरू हो गई हैं, मेहनत शुरू हो गई है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जा सके। खास तौर पे लीडरान की और उनके जो बड़े खास करिंदे होते हैं जैसे सूफी साहब हैं, चौरी शजाज साहब के, जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं। हर बंदे का सूफी जो है वो भी एक्टिव हो गया। यार बहुत से लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि आप लोग बारहा सूफी का जिक्र करते हैं लेकिन आपने कभी सूफी का तारुफ नहीं करवाया। जब भी आप चौधरी शुजात साहब का जिक्र करते हैं साथ सूफी का जिक्र जरूर करते हैं। बताएं तो सही, सूफी साहब हैं कौन? ये सूफी साहब चौरी शुजात साहब के खास करिंदे हैं, सूफी अनवर हैं जी। सूफी अनवर साहब और उनके बड़े कलोई हैं। अच्छा। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, लीडरान और हुक्मरान, इनके कुछ खास वफादार बंदे होते हैं जिनके साथ उनको बड़ी मोहब्बत होती है और वो भी अपने लीडरों के साथ दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। और ये बड़े जहांदीदा लोग होते हैं। ये जो लीडर साहिबान होते हैं इनको पता चल जाता है, हजारों लाखों लोग इनके इर्द गिर्द होते हैं, इनको पता चल जाता है कि मेरा कौन सा बंदा जो है वो दिलो जान से ईमानदारी से मेरे साथ मोहब्बत करता है और मेरे ऊपर फिदा है। और ये जो इन लीडरों के खास मुलाजिम या खास मुआविन होते हैं ना, इनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी दी होती है या ये तजर्बे से अपने मालिक या अपने लीडर के साथ रह रह के ये सलाहियत भी हासिल कर लेते हैं कि वो लोगों की पहचान कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से और फिर अपने मालिक का मिजाज भी जान जाते हैं। हाँ, मिजाज तो ऐसा जानते हैं कि मैंने कई बड़े लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि मेरे इस बंदे को ये भी पता होता है कि आज मैंने किस गाड़ी पे जाना है। मेरे पास 6-7 गाड़ियां और मैंने कौन से रंग का सूट पहन के बाहर निकलना है। आज मैंने पेंट कोट पहनना है मौसम के हिसाब से, या शलवार कमीज पहननी है और मेरे उस लिबास और मौसम के हिसाब से मैंने किस गाड़ी में बैठना। अच्छा, ऐसे जो खास मुलाजिम होते हैं या मुकर्रब खास होते हैं या मुआविन खास होते हैं, इनका ये भी कमाल होता है कि ये जो लोग लीडर तक रसाई हासिल करना चाहते हैं वो इनके मोहताज होते हैं। बिल्कुल जानते हैं कि कब टाइम देना है, कब किसको मिलवाना है या अपने साहब के कान में कौन सी बात किस वक्त किसके बारे में क्या कहनी है। अच्छा, इसमें यह भी होता है मसलन चौरी शुजात साहब का जो सूफी का बात हो रही है, सूफी अनवर साहब की। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब से इनको विरसे में मिले हैं सूफी साहब। हाँ, अरे वो सूफी साहब के मुंह से लगता है कि ये को विरसे में आई हुई चीज है। ये इस तरह के वफादार लोग और भी होंगे चौरी शुजात साहब के पास, कितने सारे, मगर सूफी साहब की और चौरी शुजात साहब की तबीयत भी कह लो टैली कर गई हुई है। वो क्लोज 2-3 वो हो जाते हैं जिनकी तबीयत भी अच्छी लगती है। अच्छा, सूफी साहब को तो तुमने पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मुतारफ करवा दिया ना। अल्लाह ताला मुतारफ कराने वाले। हम तो जिक्र करते हैं ना सूफी साहब का, एक उनका ज़हन में आ जाता है फौरन के भाई सूफी साहब होते हैं। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक और सूफी साहब यानी किसी बड़े लीडर के मुकर्रब खास जो हैं, वो जिसको सबसे ज्यादा शोहरत मिली है वो भुट्टो मरहूम के मुलाजिम खास थे, नूरा। अच्छा, भुट्टो साहब पर जितने भी कमोबेश किताबें लिखी गई हैं उसमें आपको नूरे का जिक्र जरूर मिलेगा। अच्छा जी। और नूरा भी इसी तरह भुट्टो साहब का इंतहाई वफादार मिजाज शनास मुलाजिम था और भुट्टो साहब तक जिन लोगों ने रसाई हासिल करनी होती थी उनके लिए लाजमी था कि वो नूरे से पहले रजू करें। अच्छा। और फिर नूरे के बारे में कहा जाता है कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद वो रूपोश हो गया था और गालिबन 1979 या 80 में फिर पुरस्रार हालत में उसकी मौत वाक़ हो गई थी। अच्छा, नूरे के बाद एक और मुलाजिम भी था, उर्स नाम था उसका, उर्स, और एक दोस्त मोहम्मद। ये दोनों मुलाजिम भी ऐसे थे जिन्होंने भुट्टो साहब की भी खिदमत की और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की खिदमत भी जारी रखी और इन दोनों ने बेनज़ीर साहिबा का बहुत ज्यादा एतमाद हासिल किया था। वैसे तो मेरा ख्याल है बेनज़ीर साहिबा जो मरहुमा है उनका ज्यादा एतमाद नाहिद खान पे था। हाँ, नाहिद खान साहिबा के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आंखें भी थी, कान भी थी। बहुत क्लोज थे। अच्छा, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के भी एक बहुत ज्यादा करीबी मुलाजिम और उनके माविन हैं, बल्कि एक तरह से उनके फैमिली मेंबर की हैसियत इख्तियार कर गए, मुख्तार अहमद।
مختار احمد بنیادی طور پر میاں شریف مرحوم کے لیے خدمات انجام دیتے رہے تھے اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے، لیکن اب وہ دیگر معاملات بھی دیکھتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے ایک اور بہت قریبی ملازم ہیں جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ بھی ایک فیملی ممبر کی طرح وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہیں حاجی شکیل. حاجی شکیل صاحب کے تو آگے ان کا بیٹا بھی ان کی خدمت کرتا ہے، سنا ہے میاں صاحب، فیصل شکیل، وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح پیر صاحب پگاڑا اور جو موجودہ پیر صاحب پگاڑا ہے ان کے ساتھ بھی بہت پہلے سے ڈاکٹر کریم، ڈاکٹر نہیں ہے، کریم ہے ان کا نام لیکن ان کو ڈاکٹر کریم کہا جاتا ہے. کریم صاحب بڑے پیر پگاڑا صاحب مرحوم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. بالکل، اور یہ کریم صاحب بھی بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح ان کو اجازت ہے گھر کے اندر آنے جانے کی بھی، اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے پیر صاحب پگاڑا جو تھے ان کا کھانا کھانے سے پہلے یہ کھانا چکھا کرتے تھے. ان کی وفاداری کا عالم یہ ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں خاص ملازمین کا، ان کی وفاداری جو ہے وہ ابو بورڈ ہوتی ہے ہمیشہ سے، اسی لیے یہ قرب حاصل کرتے ہیں ان لوگوں. اور یہ ملازمین تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ ادھر ملازمین نہیں رہ گئے ہوئے، یہ سارے فیملی ممبر بن گئے ہوتے ہیں. جس طرح الطاف حسین صاحب اب دیکھو نا انگلینڈ میں، اور ان کا جو خاص بندہ مصطفیٰ عزیزہ آبادی وہ ان کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی بندہ الطاف حسین صاحب کو مصطفیٰ عزیزہ آبادی کے علاوہ مل نہیں سکتا، ان کے تھرو ہی مل سکتا ہے. اچھا، اسی طرح عمران خان صاحب کے بھی دو ذاتی ملازم ہیں جو دو نسلوں سے اسی گھر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک ان کا ڈرائیور ہے اسلم خان اور ایک ان کا خاص خدمتگار ہے علا یار خان. اچھا، یہ دونوں تو عمران خان کے ذاتی خدمتگار ہیں نا. سیاسی معاملات میں جس شخص کو بہت زیادہ خان صاحب کا قرب حاصل ہے اور بہت زیادہ معاونت کرتا ہے وہ ہے حافظ فرحت عباس. یہ حافظ جی ان کی پریس کانفرنس وغیرہ کروا رہے ہوتے اور ہر وقت خان صاحب کے ساتھ بھی رہتے ہیں. اچھا، یہ سارے جو ملازمین ہیں یہی نہیں صرف ان لوگوں کی خدمت کرتے، یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ بھی اپنے ملازمین کا بڑا خیال کرتے ہیں. یہ ایویں نہیں ان کی قربت حاصل ہوئی ان کو، ان کی فیملیز کا خیال کرتی ہیں، ان کے بچوں کا خیال کرتی ہیں، اسی لیے یہ لوگ بھی پھر پیار کرتے ہیں. ورنہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک دفعہ ایک ملازم رکھ لیا. ہاں، اور صبح دوسرا دن ہوا، صبح میں نے ناشتہ منگوایا جب، تو ناشتے کے بعد وہ چلا گیا دوسرے دن. میں نے اس کو فون کر کے پوچھا، میں نے کہا یار چلے کیوں گئے ہو؟ ابھی تو میں نے ناشتہ ہی کیا تھا، باقی کام کس نے کرنے ہیں؟ کہتے جی میں نے نہیں نوکری کرنی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میں نے تمہارا ناشتہ دیکھ لیا ہے، خود تم چاہ میں رس ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہو تو مجھے تم نے کیا کھوانا ہے؟ میں نے بہانہ بھی لگایا، میں نے کہا یار مجھے آج کل بخار ہے، میں اس لیے چائے رس کھا رہا ہوں. کہتا مجھے تمہارے پچھلے ملازم نے بتایا کہ تمہیں پچھلے 6-7 سال سے یہ والا بخار ہے، اس لیے خدا حافظ. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، میڈیا کی صورتحال جاننے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے ٹی وی دیکھنے کے شوقین ناظر ملک کو. السلام علیکم. بہت خوب بھائی، بہت خوب. یہ جو کہا نا کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. یہ پہلی دفعہ سنا ہے میڈیا کے منہ سے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے، ورنہ آپ لوگ تو دوسروں کے گریبان میں جھانکتے ہو. جب عوام آپ کے گریبان میں جھانکے گی تب مزہ آیا. اسی لیے آپ کو دعوت دی ہے نا. بہت خوب میاں، بہت خوب. شکریہ شکریہ، آپ مجھے دعوت دی، بہت شکریہ بھائی. مگر میں یہ سوچ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ کہیں میں میڈیا کے گریبان میں جھانکوں تو بعد میں میری ہی درگت ملانی شروع کر دو، خبر چلا دو اپنے ٹی وی کے اوپر کہ یہ ناظر ملک جو ہے یہ اس لیے انڈیا کی فلم دیکھ دیا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یا بڑی الگ اس لیے لگاتا ہے اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. جو اس طرح کی خبریں نہ چلا دے رہا بھائی. یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، آپ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، آپ یہی خبر چلا دے بھائی ناظر ملک جو کہ کوئی کام نہیں کرتا اس لیے امریکہ کے لیے کام کرتا ہے. آپ باقی کوئی کام نہیں کرتے؟ پر ٹی وی دیکھنا بھی فل ٹائم جاب ہے، بہت مشکل کام ہے. سارا دن ٹی وی دیکھنا، 24 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحیح. پہلے تو میں صرف پروگرام دیکھتا تھا، صرف پروگرام دیکھ کے اٹھ جاتا تھا بھائی. اچھا، خبریں نہیں دیکھتا تھا. اچھا. مگر جب سے خبریں بھی شاعری میں شروع ہوئی ہیں اب تو خبریں بھی نہیں اٹھنے دیتی. شاعری میں خبریں کیا مطلب؟ بھائی وہ خبروں سے پہلے جو خبروں کا اشتہار چلاتے ہو نا کافی ردیف ملا کے، ہائے ہائے کرپشن کی ہوئی برمار، کھمبے میں لگی کار، چوک میں ننگی بجلی کی تار، کنوں بکے 100 کے 4،
کس کی پھپھی کو چڑھا بخار؟ میاں جو ہی میں نے یہ خبر پڑھی نا کس کی پھپھی کو چڑھا بخار تو میری پھپھی میری آنکھوں کے سامنے گھومنا شروع ہو گئی. اچھا حالانکہ مجھے یقین تھا بول کے میری پھپھی کو بخار نہیں چڑھ سکتا کیونکہ پھپھا فوت ہو چکے ہیں. پھپھا زندہ ہو تو پھپھی کو بخار چڑھ رہا تو یہ پھپھا ہی فوت ہو گیا ہوا تو پھر بھی میرے ذہن میں پھنس گیا. میں نے کہا یار میری پھپھی نہ نکل آ گئی. اچھا لو بھائی میں نے بیلنس ڈلوایا ٹیلی فون میں موبائل میں اچھا اور ملایا فون پھپھی کو سکھر. اچھا پھپھو نے اٹھا لیا. اچھا میں نے کہا پھپھو کیا حال ہے؟ کہتی ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ کہتی ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا بخار شخار تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں مجھے بتایا تو ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے. کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سنا ہے بخار چڑھا ہوا تھا. کہتے کس نے بتایا؟ میں نے آپ یہ بھی نہ بتاؤ گا ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے. پھوپھی کہے گا ٹیلی ویژن پہ میرا بخار چلے گا؟ میں تمہاری پھوپھی ہوں یا وینا ملک ہوں؟ میں نے کہا وہ بات اڑتی اڑتی پہنچی ہے میرے تک کہ وہ بخار چڑھا ہوا ہے. کہتے نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک ہوں. 5ویں 6ٹھی دفعہ پوچھا نا میں نے پھپھو سے پھپھو بخار تو نہیں ہے؟ پھپھو پھر ہو گئی شروع. منہ بخار چڑھے تیری ماں کو, بخار چڑھے تیری بہن کو, بخار چڑھے تیری بیگم کو, بخار چڑھے تیرے باپ کو, بخار چڑھے تیرے دادے کو. دادے پڑدادے پہ پہنچی نا پھپھی. میں نے کہا بھائی اسے کس بات کا بخار ہے تو دادے تک پہنچی ہوئی. فون بند کیا میں نے. اب پھر میں سوچ میں پڑ گیا بھائی کون سی ہے پھپھی, کس کی پھپھی ہے. پھر میں نے آپ کی بھابھی سے کہا, میں نے کہا اپنی پھپھی سے فون ملا لے ذرا, ان سے پوچھ لے کہیں بیمار تو نہیں ہے وہ. مجھے آگے سے کہنے لگی کیا ہو گیا ناظرین ملک, خیریت تو ہے نازیاں, کیا بننے لگی؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی دماغ چل گیا تمہارا, میری پھپھی کو بخار, حد ہو گیا تمہارے والی میاں, قبر میں بھی بخار چڑھتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی بھائی ایک ہی پھپھی تھی وہ تو مر گئی ہوئی ہے, اب قبر میں اس کو بخار چڑھنا ہے. ارے پھر اسے منع کیا, میں نے کہا بھائی نہ قبرستان نہ فون ملانا, کہیں آگے سے فرشتہ نہ اٹھا لے. موت کے فرشتے کا آنا جانا رہتا ہے نا بھائی قبرستان میں, کہیں آگے سے آپ کی بھابھی سے پوچھ لے بھائی سناؤ خامد کہاں ہوتا ہے. اور جتنی تمہاری بھابھی مجھ سے پریشان رہتی ہے دڑا دڑ پتہ بتا ہی نہ دے, مکان نمبر 12 گلی نمبر 14 بھاوڑے والا چوک, جلدی پہنچ جا بھائی. بہت مشکل سے منع کیا, یہاں تو مزہ آیا ہوگا. لو بھائی میں جب اپنے گھر سے مطمئن ہو گیا, میں نے اپنے سارے دوستوں کو فون کیا. اچھا میں نے کہا میاں آپ نے اپنی پھپھیوں کا پتہ کر لو, ہو نہ ہو کسی نہ کسی کی پھپھی بیمار ضرور ہے. ابھی پھپھیوں کی تیمارداری کا پروسیجر جاری تھا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر خبر چل گئی, انجلینا جولی کی پھپھی بیمار ہو گئی, موصوفہ نے اپنی شوٹنگ کینسل کروا دی. میں نے کہا بھائی کیا تعلق ہے پاکستان کا انجلینا سے, اور پھر آگے اس کی پھپھی ہو, پھر تو بہت دور کا رشتہ بن جاتا ہے نا میاں. تو کیا ضرورت ہے چلانے کی ٹیلی ویژن کے اوپر؟ انجلینا کی پھپھی بیمار ہو گئی اور یہی کچھ چل رہا ہے بھائی ٹیلی ویژن کے اوپر. دیکھو غصہ نہ کرنا اور نہ ہی انتقامی کاروائی کرنا, اچھا کیونکہ آپ میڈیا والے لوگ بھائی ڈر ہی لگتا ہے ان سے. بھائی خبروں کو دلچسپ بنانے کے لیے اتنے چیپ حربے استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں, میں دیکھو معافی چاہتا ہوں. نہیں آپ کھل کے بات کریں. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. لو بھائی ہر دوسرے خبروں کے بلیٹن میں کسی نہ کسی گرلز کالج کا اسپورٹس فیسٹیول دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو بھائی وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے. چلو ہو گیا. میری اس بات کا بھی جواب دیجئے کہ کیا پورے شہر میں بوائز کے کالجز نہیں ہوتے, یا اس میں اسپورٹس فیسٹیول نہیں ہوتے؟ پوائنٹ ویلڈ ہے سر. اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت شکریہ میاں, بہت شکریہ, سچا آدمی ہے, نہیں جواب تو کہہ رہا نا بھائی. صحیح کہہ رہے ورنہ پاس جواب ہو تو اس نے رکھ کے کیا کرنا ہے, ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے بڑا بڑا. بالکل صحیح. لو بھائی صرف لڑکیوں کو, بیچاریوں کو, بچیوں کو دکھایا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ, صرف اپنی خبروں کو رنگین بنانے کے لیے. میں نہیں سمجھتا ایسا کرنا چاہیے بھائی. صحیح. بچیاں جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, چار دیواری کے اندر وہ اپنی اچھل کود کرتی ہیں, اپنے وہ کھیلوں کا وہ اپنا تقریب منا رہی ہوتی ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی کیمرہ لے کے وہاں گھس جائیں؟ اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں بھائی, حیران ہوتا ہوں کہ کیا زمانہ آ گیا. وہ جو بچیاں ٹیلی ویژن پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے والدین نے آج تک احتجاج نہیں کیا کہ بھئی ہماری بچیاں جو ہیں وہ آپ کے کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں میاں, وہاں پہ آپ نے اگر ایک تقریب منعقد کر دی ہے بھائی کھیلوں کی, تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری بچیوں کو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائیں ڈانس کرتے ہوئے یا اچھل کود کرتے ہوئے؟ بھائی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بھائی. اوپر سے اگر کالج کی کسی بچی نے ایک دفعہ کمر ہلا دی ہے تو اسی شارٹ کو ریپیٹ پہ لگا کے
उसका पूरा एक इंडियन गाना बना देते हैं भाई तुम लोग। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। ऊपर से अगर पूछा जाए कि भाई ये क्या कर रहे हो भाई यहाँ, आगे से कहते हैं भाई इसमें क्या हर्ज है, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा था बच्चियों का, अगर वो दिखा दिया तो क्या हर्ज है भाई। मियाँ बॉयज का जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है उसमें क्या मंग पत्ता खेला जाता है या बारातानी खेली जाती है या बांदर किल्ला शुरू हो गया भाई। लड़कों के कॉलेज में बंदर किल्ला शुरू हो गया जो आप नहीं दिखा सकते, वो भी तो दिखाओ, सिर्फ बच्चियों का ही दिखा रहे हो भाई। आप पिछले 6 महीने की फुटेज निकलवा के देख लो हर चैनल की, तुम्हें सिर्फ लड़कियों के स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मीना बाजार, उनके तकरीरी मुकाबले, उन्हीं की सारी तकरीबात दिखाई जाएंगी। एक भी बॉयज की निकाल के दिखा दो भाई, मैं यहाँ भी उठ के चला जाऊंगा मैं यहाँ से। नहीं वाकई नहीं। मजा आया फिर नहीं आया, शर्मिंदगी हुई वही होगी भाई, वही होगी, जाहिर है, इससे कोई कौन सी बात है, शरीफ आदमी होगी शर्मिंदगी। भाई अब टेलीविजन पे चल रहा होता है, हम लोग सब देख रहे होते हैं, बेहिस हो गए। अभी परसों तरसों लगा हुआ था फेस्टिवल था, वो लगा हुआ था लड़कियों का, मैं टीवी लगा के बैठा हुआ था, पीछे से आके तुम्हारी भाभी ने पीछे धोतड़ मारा मुझे कहने लगी कल मुए। सारा दिन बैठ के ये लड़कियों के प्रोग्राम ही देखता रहता है, लड़के क्या कॉलेजेस में लंगड़े दाखिल होना शुरू हो गए। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि मुश्किल अल्फाज बोलने से सेहत खराब हो सकती है। अल्लाह रहमत करे, एहतियात करा करो यार, करा करो। सही कह रहा हूं मैं तुम्हें, जिस तरह छोटा बच्चा बड़े बूट पहन के गिर पड़ता है ना चलता हुआ, इसी तरह देसी आदमी ज्यादा मुश्किल लफ्ज बोले तो मुंह पर डेग पड़ता है। अच्छा। अब तो रिसर्च कह रही है कि नहीं बोलना चाहिए, तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन मैं क्या बैठा हूं, मैंने कहा यार मेरे अद्धे सिर को दर्द हो रही है, आगे से मुझे कहता है दर्द शकीका के लिए उस्तुकुद्दूस अक्सीर खास है। मैंने कहा इसमें मुझे सिर्फ है का पता चला, तुमने कहा अक्सीर खास है, उससे पहले मुझे नहीं पता चला इसने क्या कहा। मैंने कहा यार क्या कहता है भाई, दर्द शकीका के लिए उस्तुकुद्दूस अक्सीर खास है। 1.5 घंटा लगा रहा, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा चलो जितनी दफा तुमने कह दिया मुझे फूक मार दो, मुझे आराम आ जाएगा। कागज पे लिखवा के इससे मैं 1.5 महीना याद करता रहा हूं, फिर ये मुझे मिसरा याद हुआ। दर्द शकीका के लिए उस्तुकुद्दूस अक्सीर खास है। अल्लाह माफ करे, जंगी हेलीकॉप्टर उड़े ना तो उसमें से इस तरह की आवाजें आती। दर्द शकीका उस्तुकुद्दूस अक्सीर खास। फिर आपको आराम आया? आराम नहीं आया मान से, मुझे इसकी टेंशन लग गई तो मैं दर्द भूल गया। ये टेंशन मुझे ले दे गई कि मैंने ये कहना कैसे है, दर्द शकीका के लिए उस्तुकुद्दूस अक्सीर खास। आगे से मुझे चाड़ चाड़ के कहता है कि ये पढ़े लिखे लोगों के फिक्रे हैं, तुम्हें क्या पता। कुछ दिन के बाद मैं चला गया हूँ उधर वासा के दफ्तर पानी का बिल ठीक कराने। अच्छा। उधर को वासा का डिप्टी डायरेक्टर बैठा हुआ था, कहता है जी क्या बात है। मैंने उसको पढ़ा लिखा अपना होना साबित करने के लिए बिल आगे रखे कहा, मैंने कहा जी दर्द शकीका के लिए उस्तुकुद्दूस अक्सीर खास है। कहता भाई जी क्या हुआ है। मैंने कहा जनाब ये देखें जरा बिल आगे करके, मैंने कहा दर्द शकीका के लिए उस्तुकुद्दूस अक्सीर खास है। इसको सिर्फ ये जुमला बोलते हुए मजा आ रहा है, ये मजा ले रहा है। वो डिप्टी डायरेक्टर के दादा अबू पता नहीं लखनऊ से आए हुए थे, वो अपने पीए को कहता है हुजूर किबला जरा बात सुनिए। वो उसके करीब आया, कहता है हमारे मुसाहिबों को बुलाइए और इनको शानों से पकड़कर घसीटते हुए बेदखले दफ्तर कर दीजिए। अब मैंने कहा कि शानों से पकड़कर कह रहा है, बड़ी शान से लेके जाएंगे। वो 4-5 बंदे आए हैं, बाद में पता चला कि शानों से मोढों से कह रहा था। उन्होंने मुझे ऐसे मोढों से उठाया और बाहर सड़क पे फेंक के अंदर चले गए। शुमाई किस्मत कि उन चारों का ताल्लुक कतई तौर पर दूर दूर तक लखनऊ से नहीं था, उनका ताल्लुक मियां वाली से था।
मिस्टर शूमई किस्मत, ये ना इस तरह के लफ्ज बोलो। रिसर्च कहती है कि बंदा बीमार हो जाता है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि 16 मार्च की रात 12:01 पर हम नहीं, निगरान हुकूमत होगी। शाह साहब कहना चाह रहे हैं हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। यार तेरे मुंह में खाक, क्यों इन जैसा कोई आएगा? यही क्यों ना है, इन जैसा कोई हो सकता है? इस तरह की आप भी शाह जी बातें ना किया करें, मेरा दिल फिर बैठ जाता है। आप क्यों ये याद दिलाना चाहते हैं हमें कि आप जा रहे हैं? आपको पता नहीं कि जब से आपके जाने की बातें शुरू हुई है 5-6 दफा मैं अपने मोहल्ले में मिठा तकसीम कर चुका हूं। क्या फायदा आपको टाइम बताने का? आपके शायद दिल में है कि कोई कहेगा आए हो अभी, बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। मासद के जाए 12:01 में जा रहे हैं और देखे मिनट मिनट गिन रहे हैं। मैंने तो सुना कि कई वजीर बैठ के बीच में यही दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह वजारत में ही मौत दे देना। ये मिनट मिनट वजीरों को नहीं, अवाम को गिनना चाहिए। यार वो कह रहे हैं कि अल्लाह वो दिन ही ना बहाए जिस दिन हम वजीर ना हो। जैसे फिल्मों में नहीं कहता हीरो पर ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों ना आ रही। ये फिक्र उसके मुंह से निकलता ही है तो पीछे से विलन गोली मार के मार देता है। तुम लगा हंस रहे हो, यहाँ से फिल्म उठती है जब पता चलता है कि भाई जी पिछला हीरो था, विलन ये था। पाकिस्तान की स्टोरी भी कभी कोई ऐसा टर्न लेगी? वो शाह जी ने टाइम नहीं बताया जब टर्न लेगी 12:01 पे। जिस तरह न्यू खान का टाइम नहीं बताते 12:01 पे निकलेगी। रेमन डेविस को अमरीकी शहरी पर तशद्दुद के इल्जाम में 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। क्यों जी, फंसिया कि नहीं? जब ये इधर से बंदे मार के निकला था, हमारी तरफ से छूट के दौड़ गया था, मैंने उस वक्त बात दुआ दी थी कि जा रेमन डेविस बचना नहीं हो तो। इसने वाकई कहा था। I still remember. हुआ कि नहीं 2 साल कैद? मेरी शुरू से ही बात दुआ बड़ी तेज है। जैसे लोगों की याददाश्त तेज होती है ना, अच्छा, मेरी बात दुआ बड़ी तेज है। ये मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, बचपन से ही है मेरे साथ ऐसे। बात दुआ मेरी बड़ी शार्प होती है और फौरन एक्सेप्ट होती है। छोटे होते अब्बू ने मेरे बड़े भाई को 5 रुपए दे दिए, मैं पास खड़ा सड़क उड़ रहा था, निकल के मेरी जरूरत ही नहीं हुई 5 रुपए मांगने की। अच्छा। अब मैंने गुस्से में कह दिया अपने बड़े भाई को, मैंने कहा या अल्लाह इसके 5 रुपये गुआच जाए और मुझे मिल जाए। अच्छा। लो जी, उसके 5 रुपये गुआच गए, मुझे नहीं मिले मगर उसके गुआच गए। तुम्हें क्यों नहीं मिले? मैंने फिर एक फकीर से पूछा ना, मैंने कहा मैंने तो पूरी बात दुआ ये दी थी कि उसके 5 रुपये गुआच जाए और मुझे मिल जाए। उसने कहा कि बात दुआ ये है कि उसके गुआच जाए मुझे मिल जाए, ये दुआ है। तुम्हारी सिर्फ बात दुआ शार्प है, दुआ नहीं शार्प। अच्छा, इस इकदाम से उन्होंने हमें ये मैसेज भी तो दिया है ना कि कानून सिर्फ अमरीकियों का है। चलो, उनका सिर्फ कानून है तो हमारी भी फिर सिर्फ बात दुआ ही है। क्रोएशिया की एक टीवी एंकर ऑक्सीजन की अहमियत पर लेक्चर देते हुए सांस रोकने का मुजाहरा करते हुए हकीकतन बेहोश होकर गिर गईं। हाय मां सदके जाए, ये देखी है तुमने खबर? ये खबर ये है कि वो बेचारी बता रही थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बंदा बेहोश हो जाता है, तो सांस रोक के को मुजाहरा कर रही थी तो सच्ची मुझी बेहोश हो गई। मैं और अवान जी नहीं, अपने रिसर्चर जो हैं, वो एक दफा बर्फबारी देखने के लिए गए मरी। अच्छा। अब जब मैं तो पहली दफा गया था बर्फबारी देखने, मुझे क्या पता था। अवान जी कहते हैं कि ये मियाँ यार संभल के चलना, यहाँ पे ये बर्फ के ऊपर से पाँव फिसलता है तो पता भी नहीं चलता। मैंने कहा जी वो कैसे? मेरे मुंह से निकला वो कैसे, तो धड़ाम की आवाज आई है, अवान जी की टांगे ऊपर को और सर नीचे, और नीचे पड़े पड़े कहते हैं ऐसे। वो दिन गया और आज का दिन आया। अवान जी मुझे कोई भी नसीहत करने लगे ना तो मैं सीधा कह देता हूँ अवान जी मुझे दफा करें, आप अपना ख्याल रखा करें। अजीम, यहाँ वक्त होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।
साहब इस हफ्ते का हस्बे डाक शुरू करें। हस्बे डाक शुरू करने से पहले मैं चंद गुजारिशात करनी चाहता हूँ जो हस्बे डाक में ही आई हुई है। जी जी जी। पहली 2-3 गुजारिशात तो जनाब खादमे आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के मतलब है। वो ये है कि जनाब मियां मेट्रो साहब अपना मियां शहबाज शरीफ साहब यार मियां मेट्रो ऐसे जैसे कहते मियां मिट्ठू मियां मेट्रो चूरी खानी वो वाला तुम कह रहे हो यार। नहीं वो आजकल उन्होंने काम ये किया, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये तो आपका काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए दूसरी कुछ चंद गुजारिशात की तरफ तवज्जो दिला दूं आपकी। एक आप जनाब सियालकोट गए थे और आपने उधर एक दारुल शफकत बनाया यतीम खाना, उसके लिए आपने 50 लाख जो है फंड उसका अनाउंसमेंट की थी। वो मेरा ख्याल है आप मेट्रो बस की वजह से उसकी चक्कर में उसकी तैयारी की वजह से भूल गए होंगे। वो आपको याद दिलाना था, वहां पे अगर आप वो फंड पहुंचा दें अपना हुक्म कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, स्वाब का काम है। दूसरा हजूर ये है कि ये जो आपने 1 लाख बंदे को पक्का किया नौकरियों पे, कच्चे जो मुलाजिमीन थे उनमें चंद लोग जो हैं वो भी बेचारे कलप रहे हैं, चीख रहे हैं और हमें उन्होंने बड़े खतूत भेजे हैं, ईमेलें की हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो दें। वो भी कह रहे हैं कि हम भी हकदार थे, हमारे साथ ये आती हुई है। को मेरा ख्याल है ज़कात के महकमे के भी लोग हैं और फैसलाबाद के वासा के मुलाजमीन भी हैं। उन्होंने तो मुझे जुगते कर करके फैसलाबाद से मेरा धुआं कढ़ा दिया, कहते हैं कि ये क्यों नहीं कहते अपने फैसलाबाद के होने का यकीन दिलाया जुगत करके यार। अच्छा यार, वजीर आला पंजाब साहब पिछले दिनों गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी गए थे जहां पे उन्होंने असातिज़ा में भी लैपटॉप्स तकसीम किए थे। अच्छा, तो कुछ असातिज़ा का नाम एनरोल किया गया था, बाकायदा वो एंटाइटल थे लैपटॉप के लिए, लेकिन उनको ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया बिल्कुल आखिरी वक्त में कि जनाब आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी वो चूंकि यहाँ पे हैं तो उनको अपनी तालीमी मसरूफियात की वजह से ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से ही वो तालीम हासिल कर सकते थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी दरख्वास्त पर भी गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ गुजारिशात जो हैं वो आवाम से हैं, अपने नाजरीन से हैं, अपने प्यारे देखने वाले जो हजरात हैं उनसे हैं कि ये थैलेसीमिया जो बीमारी है ना जी, जो बच्चों में आ जाती है, ये बड़ी ज्यादा फैल चुकी हुई है और वो वालिदैन जो हैं वो बहुत सख्त परेशान होते हैं, चूंकि उन्होंने मुसलसल अपने बच्चों की अपना वो क्या होता है इलाज मुआवजे के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक को डस्के के हैं सईद साहब, उनके बेटे का बोन मैरो होना है, हर चीज उनकी बिक गई है बच्चे के इलाज के लिए। अब अगर को मुहैयर हजरात इन दोस्तों की हेल्प करना चाहें तो हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास एक लाहौर का भी इसी तरह बच्चा है, उसका भी एड्रेस है, फोन नंबर है और उसका भी आप थोड़ी सी हिम्मत करके, जैसे आप आम अपने दुनियावी बिजनेस के लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं और पता शता करके फिर बिजनेस करते हैं, इसी तरह हम ये कहा करते हैं कि आप इन लोगों के फोन नंबर ले लें जरूरतमंदों के और खुद पता करके कि वाकई ये मुस्तहिक हैं, ये अल्लाह ताला के साथ कारोबार है, ये जरूर करना चाहिए। हाँ, ये वाकई यार थैलेसीमिया के बहुत सारे मरीज हैं और उनके वालिदैन, चूंकि ये मुस्तकिल नौयत का रोग है, मुसलसल इलाज करवाना पड़ता है, तो बहुत परेशान आली का। अब मेरा ख्याल है इन लोगों को हमें फोन करने की या मेल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये इस तरह का कोई मरीज हो तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुहैयर हजरात हैं, उनको ही चाहिए कि फौरी तौर पे उसका साथ देना शुरू कर दें, क्योंकि मुस्तकिल बीमारी है, मुस्तकिल उसने बेचारे ने इलाज करवाना है। तो आप अगर देखना शुरू कर दें अपने दायमे, फिर इस तरह की बहुत सी फाउंडेशन बनी हुई हैं जो इन बच्चों के इलाज के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। थैलेसीमिया की तो एक बहुत मशहूर फाउंडेशन है ना, सुंदस फाउंडेशन। हाँ, सुंदस फाउंडेशन जो है उसका मैं भी हिस्सा हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मुन्नू भाई, उनको सरपरस्ती करते हैं उनकी। इन लोगों का, इन फाउंडेशंस का जो है ये अदारे बने हुए हैं, इनका भी बहुत साथ देना चाहिए। मुहैयर हजरात को चाहिए कि इनको फंड्स दे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा और बच्चों की भी हेल्प कर सके। अच्छा जी, इसी तरह एक और भाई साहब है, मैं मौके का फायदा उठाते हुए जो दिल में है वो सारा कुछ बता दूं। उनकी बेटी है उनकी साहब की, वो बहुत सख्त बीमार है और वो भी मुस्तकिल बीमार है। उन बेचारों का भी अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है और उन्होंने भी बताया कि मेरा घर भी बिक गया और हर चीज बिक गई है। उनकी भी अगर मदद कर दें तो उनका भी फोन नंबर, वो अपनी बेटी का और अपना नाम नहीं बेचारे बता रहे शर्मिंदगी से, वैसे उनका फोन नंबर है
इंडिविजुअली अगर उनको मिल लिया जाए और आपको सिर्फ पता चल जाए तो चलो उनकी भी इज्जत रह जाए, वो भी अनाम की ना मजरू हो। उनका भी राब्ता नंबर हमारे प्रोड्यूसर के पास है। अच्छा, इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं एक और बात भी करना चाहूंगा। मुझे सारे अब पेशेंट ही सामने आंखों के आ रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी वालदा साहबा बेचारी बाथरूम से गिर गई है, वो बड़े मुश्किल में है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि लोगों को, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, बच्चों को ये भी जरूर याद कराऊं कि अपने जो बुजुर्ग है ना घरों में, उनका बहुत ख्याल रखा करें। खास तौर पे जो बुजुर्ग बेचारे चल फिर नहीं सकते इजीली और जिनको मुश्किल पेश आती है चलते, वो जब वो बाथरूम में जाए बहुत ज्यादा उनका ख्याल रखें। चूंकि जो बुजुर्ग बाथरूम में गिर जाए ना जी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो चोट जो है ना वो उनको ले डूबती है। बिल्कुल ऐसा। वो फिर बेचारे जो बाकी के चंद साल होते हैं ना वो चारपाई पे ही गुजारते हैं। इसलिए इस उम्र की हड्डी भी टूटी हुई जल्दी जुड़ती नहीं है। खास तौर पे बुजुर्गों का ख्याल रखें, जब वो बाथरूम में जाएं उनके पीछे जाएं, उनके साथ एक जरूर एक घर का फर्द होना चाहिए, वो उनको अकेला ना छोड़े। और बुजुर्गों से भी बड़ी ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप बहुत अपना खास ख्याल रखा करें, बिल्कुल इजी ना लिया करें अपने आप को, अपना चलना यही दरखास्त जब मैं तुमसे करता हूं तो तुम माइंड कर जाते हो। यार मैं बुजुर्गों से कर रहा हूं, तुम बच्चों से इल्तमास कर रहे हो। इल्तमास कर रहे हो बच्चों से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीरियसली कि जब बुजुर्ग उठ के चारपाई से कहीं काम जाते हैं, वापस चारपाई पे आते हैं, एक ऐसा वाकया भी मैंने देखा हुआ है कि बुजुर्ग जो है वो चारपाई के करीब आए, उन्होंने समझा कि चारपाई पीछे आ गई है और वो बेचारे बैठ गए और गिर गए। उनको भी बड़ी बुरी चोट आ गई और वो बेचारे कई महीने फिर चारपाई पे पड़े रहे। बड़ा अपना खास ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमारे सरों पे सलामत रखे। आप ही हमारे मुल्क की इज्जत और आन और शान है। अच्छा, बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई एक और बात है जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं कि, और सिर्फ ये यानी बुजुर्गों तक बात महदूद नहीं है, कोई भी शख्स जो है वो, हम जब वजू करते हैं तो एक पाँव उठा के वॉश बेसन में हम पाँव धोने की कोशिश करते हैं। जी जी। और ये अक्सर औकात बहुत खतरनाक वाक़या होता है। वजू कम और सर्कस ज्यादा लग रही है। हाँ, ये क्या जरूरी है कि आपने पाँव जो है वो वॉश बेसन में ही धोने हैं। अक्सर औकात जब एक पाँव पे वजन आता है, पाँव स्लिप कर जाता है और चोट लगती है, और अक्सर जो चोटें हैं वो जानलेवा साबित होती है। हाँ, इसमें मैं आपका ध्यान डलवा देता हूँ दूसरी तरफ के साथ ही शावर लगा होता है, उसकी टूटी जरा नीचे होती है, उधर आप बैठ के पाँव धो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हस्बे डाक अगले सेगमेंट पे उठा रखें, ब्रेक का वक्त हो गया जी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी, अब बताएं जी क्या है पहला लेटर। अच्छा जी, लेटर की तरफ आप बाद में जाइएगा, पहले एक तस्वीर है उस पर जरा बहस कर लें, बल्कि वो तस्वीर देख लें जो आपके एक हमसाये ने मुझे अरसाल की है। और नहीं, तुम्हारे हमसाये ने मुझे भेजी है, और वो कोई टेम्पर्ड तस्वीर नहीं है, कोई फोटोशॉप तस्वीर नहीं है। अच्छा, उसमें हल्फन कहा है कि ओरिजिनल तस्वीर है, और उसने मुझे ये कहा है, साथ मैसेज भेजा है कि ये अजीजी साहब आपको कभी तोतों वाली सरकार और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, परिंदों वाला बाबा, और ये इनके अपने घर के अंदर एक खींची हुई तस्वीर है, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। वो तस्वीर जरा देखो। अल्लाह खैर करे, दिखाएं जी। ये देखें। ये हल्फन ओरिजिनल तस्वीर है। बिल्कुल। ये किसने दी है तुम्हें? अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखो कौन कौन रहता है। बहुत अच्छे। अच्छा, मैं अब ये फिर मैं बता ही देता हूँ कि ये जो दोनों तोते हैं ना जी, पैरट, ये सैनकने और ये मुझे इस तोतियों वाली सरकार नहीं दिए हुए। आप बीच में से ना निकल जाओ। तुम्हें शौक है तो दिए है ना। यार किसको नहीं अच्छे लगते। अच्छा, बात सुनो, ये ऊपर वाला तोता तो आराम से बैठा हुआ है, नीचे वाला तोता तुम्हारे कान में क्या कह रहा है? वो मुझे कान में कह रहा है कि ये मियाँ, ये जो ऊपर चढ़ा हुआ तोता सर पे तुम्हारे, इसको नीचे उतार दो, कहीं ये ना हो कि तुम्हें फिर टोपी धोनी पड़ जाए। लेकिन बहुत क्यूट तस्वीर है अजीज साहब। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मोना इस्लामाबाद से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम मोना बेटी। प्यारे जुनैद भाई, नाजिया बाजी और बहुत अजीज अजीजी अच्छा, साहब। एक मिनट, ये खत भी तुम बाद में पढ़ना।
सरकार आपने पिछले हफ्ते हस्बे डाक में एक पहेली बुझवाई थी Oh, और दुरुस्त जवाब देने वाले के लिए 500 रुपए अपनी जेब खास से अनायत करने का ऐलान भी किया था। मेरा ख्याल है कमो बेश कोई 7-8 हजार जो है लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया, कम से कम 7-8 हजार। ठीक है, वो मैं तो कहता हूँ कि सबको 500 भेजो। पहले- आगे से मुझे कहता है कि एक ही 500 है, इनमें तकसीम करा दे। ये देखो मेरे पे डाल। और मेरा तो कोई जिक्र ही नहीं था, तुमने कहा था मैं अपनी जेब से दूंगा। लो जी, हाँ ये तो कहा था आपने अजीज साहब। चलो ठीक है, फिर मेरी जेब से जानी है तो 500 को तकसीम करवाओ 7-8 हजार। ये देने पड़ेंगे, 10-10 पैसे ये सबको देने जाए। पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे। मैं ड्रॉ करूंगा, हम कुरानंदाजी करेंगे, जिसका नाम निकलेगा उसको 500 रुपया तुम्हें भेजना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं इसका सीरियस बता दूं कि ये हमें बहुत से जो मौसूल हुए हैं जवाब लोगों की तरफ से, उसमें हमने जो सबसे पहला था ना, वो कसूर से थी शमाइला नरगस। उनको हमने 500 रुपया मुबलिग सिक्का राइजुल वक्त भेज दिया है। अच्छा। इतना कंजूस नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। तो जवाब जो है वो फिर बाकियों ने भी बहुत सारों ने दिया है, चूंकि नेट पे भी आ गया था शायद, उसमें ये भी देख के बताओ कि दिया। 500 में से तुमने 300 रुपए मुझसे उधार लेके दिए है, जो तुम पर वाजिबुल अदा है अभी। आज पूरी बात बताओ ना। अगर मैं ऐसा कसूर कर ही बैठा हूं तो इसको क्या जरूरत है ये लोचे तरले की? बंदा अच्छा, मच्छी असल तल लेता है, समोसे तल लेता है, पकौड़े तल लेता है, लोची जरूर तलना होता है इसमें। असल जवाब भी बता दो अब ना। जवाब ये है भाई जी कि ये 270 में 30 जमा नहीं करने, बल्कि 270 में से 20 माइनस करने हैं। बाकी 250 आएगा अगर जो रजिस्टर में दर्ज है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मोना जो इस्लामाबाद से जिन्होंने मेल लिखी है, लिख रही हैं, प्यारे जुनैद भाई, नाजिया बाजी और बहुत अजीजी साहब, मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने वोट डालना छोड़ दिया है, क्योंकि हम जिसको भी वोट डालते हैं वो हार जाता है। अब आप कहते हैं कि वोट जरूर दें, तो खुद ही बता दें कि हम किसको वोट डालें। इनको तो वोट जरूर डालना चाहिए। और मैं आपको ईमेल के जरिए बताऊंगा किसको वोट डाले ताकि वो तो हारे। सीरियस नोट, मेरा ख्याल है कि इस बात से बालातर होके और इस सोच के हिसार से निकलकर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करना चाहिए कि जिसको मैं वोट दे रहा हूं वो जीतेगा या हारेगा। अक्सर हम लोग इसलिए नहीं वोट डालते कि यार मेरा उम्मीदवार तो बहुत कमजोर सा उम्मीदवार है, उसने हार जाना है, मैं ना ही वोट डालूं, घर बैठा रहूं। ये भी बिल्कुल गलत अप्रोच है। नहीं, वोट जरूर डालना चाहिए। अपना हक जो है, अपनी जो सोच है उसका इजहार जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। अच्छा जी, सरगोदा से जुबैर वड़ाइश लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीजी साहब, आपके इर्द गिर्द माशाल्लाह इतना हरा भरा सेट है, एक इंतहाई मुखलिसाना मशवरा देने लगा हूँ जी। अभी से एक बकरी का बच्चा पाल लें, बकरा ईद तक तैयार हो जाएगा। लो जी। भाई जी खुदा के वास्ते, यहाँ पे ये एंकर साहब लगे हुए, ये पाजनात बकरियां वाला नहीं है। कल को आप मशवरा दे देंगे जी, आगे आपके बड़ा अच्छा छोटा सा तालाब है, इसमें डड्डू भी पाल ले। FSA के स्टूडेंट डड्डुओं का ऑपरेशन करते हैं, उनके आगे 5-5 रुपए का डड्डू बेचा करें। कितना बुरा लगेगा एक पेंट कोट और टाई वाला बंदा डड्डू बेचते हो। सारे काम मुझसे क्यों करवा रहा, मशवरा वो तुम्हें दे रहे हैं। अच्छा जी, जाते जाते मैं हल्की फुल्की मुबारक दे दूं पाकिस्तान के जीतने की 2020। ये चूंकि काफी बेइज्जती के बाद जीते हैं, इसलिए मैंने भंगड़ा नहीं डाला। तो ये था आज का हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।